गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। 2024 का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी कुछ चेंज आया हुआ है। हालांकि ये सिलेबस ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले भी डाला बेटा। अब इस वीडियो में इस सिलेबस में होने वाले चेंजेस का और इसका 2024 के एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है, जो नीट का रिजल्ट है, उस पर होने वाले इम्पैक्ट का और साथ ही साथ इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ सकता है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप में से कई बच्चों का ये क्वेश्चन है कि क्या कट ऑफ पे फर्क आएगा, क्या 2024 का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा या आसान हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का मानना है कि पेपर थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफी चैप्टर डिलीट हो चुके हैं और कई सारे चैप्टर्स के अंदर के सब टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। जैसे इन केस ऑफ फिजिक्स टॉपिक तो नहीं डिलीट हुए हैं, लेकिन उस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको डिलीट किया गया है। तो इसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेटे लाइक कर दिया करिए। आपका लाइक हमारे के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब। आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ सब्सक्राइब। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि नीट 2024 का जो सिलेबस में चेंज आया है, एनएमसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सिलेबस डाला है। और इस सिलेबस को जब हम ओल्ड सिलेबस जो है यानी कि 2023 तक का जो नीट का सिलेबस है उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये हम कैसे, तो हम देखते हैं कि 2024 में सिलेबस में कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स, कई चैप्टर्स भी डिलीट किए गए हैं। हालांकि फिजिक्स में पूरे के पूरे चैप्टर नहीं डिलीट किए गए हैं, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक डिलीट किए गए हैं। मैं इसमें आपके साथ सारे सब्जेक्ट का जो डिलीटेड टॉपिक है वो शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं फिजिक्स की फैकल्टी हूं तो मैं फिजिक्स में बेटा आपके साथ थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिलेबस अपडेट फॉर द नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 फिजिक्स क्लास 11। क्लास 11 का पहले डिस्कस करते हैं बेटा, फिर क्लास 12 का। देखिएगा बेटा, फिजिकल वर्ड, इसमें एडेड पोर्शन तो कुछ भी नहीं है। डिलीटेड पोर्शन क्या है आप देखिएगा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। एक तरह से फिजिकल वर्ड जो ऐसा चैप्टर है बेटा जिसके ऊपर आप पहले भी बड़ा ध्यान नहीं देते थे। इस पे केवल इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीजें थी, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ता था, और जब आप 11th में पढ़ते थे तो इस चैप्टर को थोड़ा देखना भी पड़ता था। तो फिजिकल वर्ड चैप्टर जो है अगर आप देखें तो इसको लगभग पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। बहुत छोटी छोटी बातें अब उसके अंदर बची हैं जिनको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके फिजिक्स के मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिट एंड मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो एडेड पोर्शन है लीज काउंट को ऐड किया गया है। हालांकि ये ऑलरेडी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौजूद था बेटा, क्योंकि लीज काउंट के बगैर आप में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ नहीं सकते थे। इसमें जो डिलीट किया गया है वो है लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट। जो लेंथ, मास और टाइम के मेजरमेंट की जो डेफिनेशंस थी, जो कि आपको 9th स्टैंडर्ड पे भी मिलती है बेटा, एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन पॉइंट्स को हटा दिया गया है। तो मेरे अनुसार जो इसमें चीज हटाई गई है और जो आपको ध्यान रखने योग्य है, जो आपके ऊपर असर डालेगी, वो है बेटा एक्यूरेसी एंड प्रिसाइशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको पढ़ना पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। उस जगह पर लेंथ, मास एंड टाइम का जो मेजरमेंट है इसमें कैलकुलेशन करा लेते थे। जैसे कहते हैं कि व्हाट इज 1 सेकेंड इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां पर आपको उसकी डेफिनेशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ सकता था, वो भी यहां से हटा दिया गया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बायो बैकग्राउंड के वो बच्चे जिनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफिकल्टी आती है उनको थोड़ी राहत दी गई है। देखिएगा कैसे बेटा आपको ये राहत दी गई है, देखें बेटा इसे। ग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ था उसे हटा दिया गया है। आपको ध्यान होगा ग्राफ के मेथड से हम b = u + at एक्सेट्रा को प्रूव करते थे, उसे हटा दिया गया है। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। अब बेटा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 1D में हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बड़ी प्रायोरिटी में पढ़ते हैं। इसमें खूब सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं और पूरी फिजिक्स में इसका बड़ा महत्व है। तो अगर आप देखें तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है इस पर बेस मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल आपको कम कर देंगे। मतलब अब आप जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं उनको आप बगैर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद के कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो वहां पर उपयोग था वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं। इससे बायो बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको बेटा मैथ्स और मैथमेटिकल टॉपिक में डिफिकल्टी रहती है, उनको राहत होगी। जिनको लगता है यार इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ वगैरह हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बगैर आप पूरा फिजिक्स आगे पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको सीख लेते हैं और जब कहीं पर
अप्लाई किया जाए तो उसे समझ लेते हैं, हो सकता है उतना ही उपयोग रहे, न्यूमेरिकल में इसका उपयोग काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन आप इसे छोड़िएगा नहीं बेटा, क्यों? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बगैर शायद ही कोई फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता हो। तो अब क्या है, न्यूमेरिकल हो सकता है ऐसा ना मिले जो कि इन पर बेस्ड हो, लेकिन जहां पर आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वहां पर अगर इसका उपयोग हो रहा है तो वहां पर तो बेटा होगा ही। तो इसलिए बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। आपके वो दिमाग पे जो एक प्रेशर रहता था इसको लेकर के, वो आप कम कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा मोशन इन प्लेन यानी वेक्टर एनालिसिस के पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ये भी डिलीट कर दिया गया है। जनरल वेक्टर्स एंड नोटेशन, तो वेक्टर की जो शुरू के बेटा बड़ी बेसिक वाली चीजें कि जनरल वेक्टर्स क्या है, उनका नोटेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हटाया गया है। इससे कोई आपकी सेहत पे बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बेटा वेक्टर को अगर अप्लाई करना है तो ये वेक्टर का नोटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसको हटाने से कोई बड़ा फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक में पढ़ा के निकलना ही पड़ेगा टीचर को। बगैर इसको पढ़ाए तो वेक्टर आप कर ही कहाँ सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, ये इन चीज़ों को हटाने से कोई बड़ा लाभ आपको है नहीं। ये तो टीचर बेटा पढ़ाएगा ही। अब हो सकता है आपको तेजी से इसकी जानकारी देता हुआ चला जाए, तो इससे मुझे तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तो मुझे हटाना ना हटाना सब बराबर ही लग रहा है जो वेक्टर में है। लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ लुब्रिकेशन को हटाया गया है। बेटा आपको याद होगा फ्रिक्शन वाले पार्ट में लुब्रिकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी एनसीईआरटी में दी गई है। अब इनका मतलब है उस पर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वैसे भी ये बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट था, तो इससे भी आपकी सेहत पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी में ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी हटाई गई जो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो नोटेशन है उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी हटाई गई है। लेकिन फिर वही बात है कि इसको अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को पढ़े बगैर तो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हो ही नहीं सकता। अब वर्क पावर एनर्जी भी मानिए कि कुछ ऐसा हटाया नहीं गया है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हटाने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन में देखिएगा यहाँ पर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऐड किया गया है। तो इसको ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिक कंसेप्ट बताए बगैर तो कोई भी चैप्टर आगे बढ़ ही नहीं सकता है, तो ये तो बताया ही जाता है। इसको ना भी लिखते कि ऐड किया गया है तो क्या फ़ायदा था। मोमेंटम कंजर्वेशन को बेटा डिलीट किया गया है। एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये चीज़ें हटा दी गई हैं। ये आपके ऊपर बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा रोटेशन में तो बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, अगर ये हटाया है तो ये तो फिर एक बड़ा पार्ट है। और ये बड़ा पार्ट है तो ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अपने को फिजिक्स में कमज़ोर पाते हैं उनको बड़ा ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, तो यानी सेंटर ऑफ मास का तो ज़्यादातर पोर्शन हटा ही दिया है। तो एक तरह से मानिए कि सेंटर ऑफ मास की बस आप बेटा बेसिक जानकारी, और हो सके तो वो जो पॉइंट मास के होते थे, जैसे पॉइंट मास अगर किसी स्क्वायर पर या ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स पर होते थे, जिन्हें डिस्क्रीट मास कहते हैं, तो उस तरह के ही क्वेश्चंस शायद इसमें अब आपको मिलेंगे। ग्रेविटेशन देखिए बेटा, मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ये ऐड किया गया है। ऑलरेडी था बेटा, पढ़ ही रहे थे हम लोग, इसको कहाँ छोड़ते हैं बेटा। अगर सैटेलाइट पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड, एनर्जी, बाइनरी एनर्जी सब पढ़ ही रहे थे। बस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हटाया गया। तो आप ये मानिए केवल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हटाया गया है और कुछ नहीं हटाया गया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आइए, यानी जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, इसमें शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसंस रेशियो तो हटाया गया है, इलास्टिक एनर्जी भी हटाया गया है, शेयर मॉडुलस नहीं हटाया गया। शेयर मॉडुलस बेटा आपको मिलेगा, इसके उसके बगैर कहाँ काम चलेगा। तो ये पॉइसंस रेशियो हटाया गया बेटा, और इलास्टिक एनर्जी हटाया गया। शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से मत छोड़िएगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस है, तो इसे भी पढ़िएगा। इस पर डाउट है मुझे लगता है ये नहीं हटाया गया है, यहाँ पर रॉन्ग प्रिंट हो गया है, तो ये है शायद। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे आइए बेटा। प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ, एप्लीकेशंस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फ्लूइड, ये क्या, ये तो ऑलरेडी था। तो इसमें डिलीट क्या किया गया, रेनॉल्ड नंबर हटा दिया है। रेनॉल्ड नंबर बेटा आपको याद होगा क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ था, तो हटाया गया है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे तो रेनॉल्ड नंबर तो हमें वहाँ पर देखना ही पड़ेगा, तो इसका भी कोई खास मतलब नहीं। केवल यहाँ पर फ़ायदा बेटा आपका पॉइसंस रेशियो, इलास्टिक एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन में होने वाला चेंज जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो 1D में है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जो छोटी छोटी चीज़ें इनके चक्कर में मत पड़िए, ये समझिए ना ही हटाए गए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, बेसिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें एनोमलस एक्सपेंशन,
थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हटाया गया, हटा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। आप इसे बेटा एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्मल कंडक्शन में मुझे है कि ये नहीं हटा है, शायद मेरे से ओवरलुकिंग हुई है, तो कंडक्शन है मेरे को लगता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना बेटा। नई एनसीईआरटी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये थर्मल कंडक्शन मेरे को लगता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा ही देना चाहिए, थ्योरी है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो ये हटा दिया है, तो अब इसे मत पढ़िए, केमिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा, वहीं पर आपके काम आएगा। थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, ये ठीक किया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर बेटा हटा दिया है। काइनेटिक थ्योरी, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह, ये सब तो था ही। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ भी नहीं हटाया गया है। ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, ये और रेजोनेंस ये हटा दिया है। ये निहायत थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ यहाँ न्यूमेरिकल भी बनता है बेटा डैम्ड ऑसिलेशन से। तो फ्री ऑसिलेशन, तो बेटा फ्री ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन हटाया गया। नहीं, एसएचएम का ही मेन पार्ट रखा है, ये ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस हटा दिया है। और देन डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट तो बिल्कुल हटा दिया गया है। आइए बेटा 12th वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए बेटा 12th वाला पार्ट आप यहाँ ध्यान से देखिए। आइए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं हटाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ पे फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, इनसाइड कंडक्टर, वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब इसमें जो आपको फायदा रहेगा वो केवल वैन डी ग्राफ जनरेटर के हटने से रहेगा। और फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, ये सब तो बेटा पढ़ना ही पड़ता है, इसके बगैर तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप समझिए वैन डी ग्राफ जनरेटर हटाए, इससे आपको फायदा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, देखिएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। कार्बन रजिस्टर, कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ द कार्बन रजिस्टर्स ये हटाया गया है। ये थ्योरेटिकल पार्ट था बेटा, अच्छा किया इसे हटा दिया है। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पूरा पोटेंशियोमीटर हटा दिया है। ये ठीक है। ये बेटा पोटेंशियोमीटर का हटाना आपके ऊपर असर डालेगा, क्योंकि ये बेटा थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है और बढ़िया टॉपिक था। अब इन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से हटाया मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल देखिए इसको हटा दिया है, ये बड़ा टॉपिक था। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या मतलब है, पढ़ाना ही पड़ेगा। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बताना ही पड़ेगा बेटा, बगैर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बताए कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं। टोरॉयड साइक्लोट्रॉन हटाया है, ये आपके लिए थोड़ा सा राहत देगा, आपको कम किया है मतलब। अब इसका असर क्या होगा, फायदा क्या नुकसान, वो बेटा मैं नहीं बात करूंगा। मैं कहूंगा आपका सिलेबस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो जाता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, तो अर्थ के जो 3 एलिमेंट्स हैं बेटा, अर्थ एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो हटा दिए हैं और परमानेंट मैग्नेट हटा दिया है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन, उसके एलिमेंट्स और परमानेंट मैग्नेट हटाए हैं। यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, न्यूट्रल पॉइंट्स वगैरह अगर हैं तो बेटा फिर न्यूमेरिकल में तो फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो लेकर के चलना पड़ेगा। तो बगैर पढ़ाई इसको आगे हो नहीं सकता। आप में अगर एक्सपेरिमेंट है बेटा, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक्सेट्रा, अगर ये सब आपके प्रैक्टिकल में है, क्योंकि इस बार से प्रैक्टिकल के जो पार्ट है बेटा उसका रोल बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे बेटा जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और डिमॉन्स्ट्रेशन है बेटा उस पर चीज़ें बढ़ी हैं। तो उनमें मुझे लगता है ये सब चीज़ें होंगी, तो फिर अर्थ का मैग्नेटिज्म को हटाने का मतलब क्या है, उसको पढ़े बगैर बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको हटाने ना हटाने का। एलसी ऑसिलेशन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, तो एलसी ऑसिलेशन हटाया गया है, डिलीटेड पोर्शन में एलसी ऑसिलेशन हटाया है। ठीक है, इसको भी थोड़ा बच्चे को देख के जाना पड़ता है, इससे आपको थोड़ा सा सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कुछ नहीं हटाया गया है। रे ऑप्टिक्स में देख लीजिए, रे ऑप्टिक्स में देखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ द ह्यूमन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया यूजिंग लेंसेज, और ये सब हटा दिया है। इसका कोई फर्क नहीं, सब बेटा 10th में पढ़ते हैं बच्चे ज़्यादातर, तो इसको केवल आप थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये छोटे छोटे बेटा पॉइंट्स हैं जिनको केवल बता के निकला जाता है, तो इससे आपके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका हटना ना हटना कोई बात नहीं। हाँ, स्कैटरिंग से फ़र्क आता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग पे अब सवाल वो नहीं पूछेंगे, तो आप अब इसको पूरी तरह से
होता है ना, छोड़ के चले जाइए, अगर आप भूल जाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, ये आया। अदरवाइज इसमें से थोड़ा बहुत होता ना, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते थे और आपने अगर उसको इग्नोर किया है तो आपके लिए उस समय लगता था कि इसने नुकसान कर दिया। वेव ऑप्टिक्स देखिएगा, प्रूफ ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हैगन्स प्रिंसिपल। इसका कोई मतलब ही नहीं था, ये तो केवल थ्योरेटिकल प्रूफ है, बोर्ड के लिए ही ठीक था, तो अब तो इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये हटाना आपके लिए राहत देगा, आपको कोर्स कम करेगा, क्योंकि इसका ठीक ठाक पार्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर हटा दिया है, ये आपके लिए अब अच्छी बात है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हटा दिया है, इसे ध्यान रखिएगा बेटा, रिजॉल्विंग पावर को हटाया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर में देखिएगा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो बेटा डी ब्रॉगली वेव का है वो हटा दिया है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट को इन्होंने हटा दिया है। एक्सपेरिमेंटल डिटेल शुड बी ओमिटेड। अब ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट को डिटेल में मत पढ़ाइए, जैसे हम लोग उसको बड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, कैसे क्या उसने ये फाइंड आउट किया। ओनली कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन। तो अब इसमें सिर्फ आप उसका कंक्लूजन क्या आया, क्या आउटकम रहा, कि कैसे मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो होता है एक डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट होती है, बस इतना ही बताना है। तो एक तरह से न्यूमेरिकल अब इसका इंपॉर्टेंट हो गया, अब ज़्यादा इसमें कोई बचा नहीं। एटम्स में से कुछ नहीं हटाया गया। न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिके लॉ। डिके लॉ हटाया है तो फिर क्या न्यूमेरिकल भी नहीं देंगे इस पर, क्योंकि जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है बेटा, अगर वो लॉ हटा देंगे तो क्या उस पर न्यूमेरिकल भी नहीं देंगे, न्यूमेरिकल तो रहता है इसमें, ये देखने का विषय है। तो मेरा मतलब है इसमें भी मैं नहीं मानता कि कुछ हटा है, क्योंकि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सिर्फ थ्योरी है। रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा गामा डिके जितना बताना है उतना आप जानते ही हैं, वो करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव डिके लॉ है, अगर ये पूरी तरह से हटा दें तो इसका न्यूमेरिकल हटा दें, न्यूमेरिकल अगर हटा देंगे तब तो अच्छा है, अगर नहीं फिर तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ देखिए जरा बेटा क्या फ़र्क आया है, क्योंकि ये आखिरी में चैप्टर जाता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार अगर ये हट जाए तो भी ठीक है, और क्या हटाया है जरा देखें बेटा। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, सिर्फ आइडिया दीजिए और उसके बारे में कुछ नहीं आएगा, तो वो अपने आप आइडिया मिल जाता है बेटा। उसके बगैर जो है वो कंडक्टर में फ़र्क एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता, और इंसुलेटर में भी। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, जंक्शन, ट्रांजिस्टर हटाया हुआ है, ये आपके लिए सही है। यानी अब आपके पास सिर्फ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वगैरह और आपका सिर्फ जंक्शन डायोड तक आएगा, ट्रांजिस्टर हटा दिया है। ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर सब हटा दिया है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑसिलेटर भी हटा दिया है, ट्रांजिस्टर एज स्विच हटा दिया, मतलब ट्रांजिस्टर तो बेटा हटा ही दिया है, ये अच्छा है। ट्रांजिस्टर टोटली एमिटेड, खत्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस सिलेबस में दिखेंगी। मैं आपके सामने बेटा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी इसमें सिलेबस जो है वो आपके सामने, इसमें देखो आपके सामने से ले जा रहा हूँ, आपको देखना हो इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ वो देख लें। जैसे केमिस्ट्री में क्या डिलीट हुआ है, जो यहाँ पर आप देखिए इस फाइल में स्टेट ऑफ मैटर जो है बेटा, आप देखिएगा ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर डिलीट हो गया है पूरा। थर्मोडायनेमिक्स से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा और डिलीट हो गया है, तो बेटा स्टेट ऑफ मैटर डिलीट हो गया है। हाइड्रोजन देखिए डिलीट हो गया है, हाइड्रोजन देखिए डिलीट हो गया है बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स डिलीट हो गया है, स्केल पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया, मतलब पूरा पार्ट ही कर दिया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीट कर दिया है, तो केमिस्ट्री में बेटा देख लो ये पार्ट डिलीट किया है। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा सॉलिड स्टेट डिलीट कर दिया है, इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन एलिमेंट डिलीटेड, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ये पोर्शन बेटा डिलीट हुआ जिसे मैं ये देखो राउंड कर रहा हूँ। इसके अलावा पॉलीमर्स तो पूरा डिलीट कर दिया है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा ही दिया गया है। तो ये केमिस्ट्री में बेटा जो चेंज है वो आपको बता दिए मैंने कि ये आए हैं, ठीक है। अब आइएगा बॉटनी में, देख लें इसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये पूरा डिलीट कर दिया है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन डिलीटेड। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में ये पॉइंट डिलीट हुए हैं, इकोसिस्टम में से ये पॉइंट्स डिलीट हुए हैं, और इसके अलावा ये आपका बायोडाइवर्सिटी एंड
कंजर्वेशन में ये पॉइंट ऐड हुआ है। बेटा एनवायरमेंटल इश्यूज को डिलीट कर दिया गया है। तो ये बॉटनी का पार्ट है, मैंने सिर्फ आपके सारे डिस्प्ले किया, इसमें मेरा कोई स्पेशल कमेंट नहीं है। मैं जूलॉजी आ जाइएगा बेटा, जूलॉजी में देखिए क्या क्या सामने आप देख लीजिए क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इसके बाद जूलॉजी का थोड़ा और पार्ट है बेटा, यहाँ देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप देखिए इसमें भी डिलीट बता रहे हैं, डिलीट हुए हैं, ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और उनका क्या असर है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। अब बच्चों में एक क्वेश्चन है कि सर 2024 के नीट में जब टॉपिक्स कम हो गए तो क्या कट ऑफ ऊपर जाएगा, अब क्या आसान हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पेपर की डिफिकल्टी नंबर ऑफ टॉपिक्स पे नहीं डिपेंड करती है, डेप्थ ऑफ टॉपिक्स पे डिपेंड करती है। अगर ये नेचर है बेटा, आप देखिए बेटा ये नेचर है, अगर कहीं पर सिलेबस कम किया गया है तो चांस है कि बड़ा डीप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप अलर्ट होके पढ़ें। इफ द मटेरियल इज लेस, चैप्टर्स आर लेस, तो हो सकता है क्वेश्चन बड़े डेप्थ में बनाए जाएं। इसलिए आप बड़ा डीपली पढ़िए। और बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पिछले साल 22 लाख के ऊपर थे, इस बार भी कुछ 50-60 हज़ार बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से बेटा कंपटीशन क्रिएट होता है, सिलेबस से नहीं, क्योंकि बेटा कंपटीशन आपका सिलेबस से नहीं बच्चे से है जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। टॉप ऊपर जाएगा नीचे आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। सिलेबस कम होने से पेपर की डिफिकल्टी लेवल से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बेटा ये कहूँगा कि अगर टॉपिक्स कम हुए हैं तो अब आपके पास एक फ़ायदा है कि अब जो सिलेबस बचा है बेटा, उस सिलेबस को पढ़ने का आपके पास टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अब वो सबको मिल जाता है तो अब बच्चा सोच सकता है कट ऑफ ऊपर जा सकता है। नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। इवन मैं तो उल्टा कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि भाई ये सोच के चलो कि अगले साल पेपर टफ आने वाला है और उस टफ पेपर में आपको हर हाल में 620 से ऊपर नंबर लाने हैं अगर आपको सेफ रहना है। अब आप कहोगे पेपर टफ होगा कट ऑफ नीचे आएगा, हु कैन प्रेडिक्ट? कैसे आप कर सकते हो? क्या पता बच्चा अपने लेवल को बढ़ा रहा है, दूसरा बच्चा और पढ़ रहा है, पेपर टफ आए तो भी 610 पे ही कट ऑफ रह जाए। तो बेटे आप सेफ मार्क्स की तैयारी करें, आप अपने मार्क्स की तैयारी करें। आप जब ओवर द ईयर टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में देखें कि आप लगातार 620, 640, 650 नंबर ला रहे हैं, तब तो आप अपने को कॉम्पिटिशन में काफ़ी हद तक सेफ पाएँ। अदरवाइज आपके नंबर अगर 600 के आसपास रह जा रहे हैं तो बेटा आप लगातार इम्प्रूवमेंट करें। क्यों? क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, इससे कट ऑफ और ऊपर जाएगा, पेपर आसान आएगा, ये सब पे किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। मैं तो 2019 से जब से पेपर आसान आ रहा, मैं हर साल इंतजार कर रहा हूँ कि अब पेपर थोड़ा सा टफ आएगा तो टफ आएगा। हो सकता है इस बार सिलेबस बेटा रिड्यूस किया है तो इस साल ही थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चंस उठा करके देने लगे तो पेपर अपने आप टफ हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बेटा 10 से 15 क्वेश्चन अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम लेने वाले और थोड़ा सा बहुत ही नज़दीक के ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वाले अगर ऑप्शन दे दिए, बड़े बेटा नज़दीक के करेक्टनेस वाले ऑप्शन दे दिए तो पेपर टफ लगने लगता है। तो आप तैयारी करें वर्स्ट कंडीशन की, कि अगर वर्स्ट कंडीशन होगी तो हम कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, और आप होप करें बेस्ट की कि भैया हमारे साथ अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कट ऑफ के ऊपर बेटा ना ध्यान दें, सिर्फ मेहनत पे ध्यान दें। पेपर टफ आएगा आसान आएगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं होती तो हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि पेपर टफ आएगा और पिछली बार से टफ आएगा, और इसलिए आपको उस पेपर के अनुसार इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू।